यानी नाप रहे हैं, सही कर रहे हैं आप। मीटर यानी लेंथ नापा और उससे पोटेंशियल निकाल दिया। तो इसमें 1 मीटर नहीं, बहुत सारे मीटर का वायर लेते हैं, यानी 1 से ज्यादा आप ले सकते हैं, राइट। 1 मीटर से ज्यादा ले सकते हैं, अरे काफी ज्यादा, 600-700 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हैं कि 3-4 मीटर का वायर होता है। हमारा काम है थ्योरेटिकली आपको बैलेंस कराना। लैब तो आप करते हैं, आप उठा के एक सोर्स लगा दीजिए जिसको हम कहते हैं सपोज ई डैश, राइट। एक हमने ईएमएफ सोर्स लगा दिया, क्यों? सबसे पहले हमें पोटेंशियोमीटर बनाना है, कैलकुलेट क्या करना है, किसी सेल का ईएमएफ 2 सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है, और सेल का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। यानी 3 एप्लीकेशन हमको करने हैं। सिद्धांत एक मिल गया कि बेटा लेंथ नापो, काम बन जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा, और वही पोटेंशियल नापने आपको, आप धनाधन इसकी लेंथ नापेंगे, पोटेंशियल मिल जाएगा। कब? जब करंट कांस्टेंट हो। तो आपने कहा कि सर करंट कांस्टेंट के लिए हमने एक अरेंजमेंट कर लिया। चलिए, अगर हमारी करंट मिली एम्पियर की है, ये कर लिया। वैसे हमारे पास एम्पियर मीटर भी है, देखिए काम आ गया। 0 से लेके ये आपको करंट नापता है, एम राइट। करंट वेरी करेगी तो हमको एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। हमने अपने एक्सपेरिमेंट करने से पहले इसको करंट को फिक्स कर लिया। अगर हम कुछ काम ऐसा करते हैं कि जिससे करंट वेरी करती है, तो हम बड़े आराम से, ये हमारे पास एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट के रूप में होता है, इसको वेरी करके उस पर्टिकुलर करंट पे हम फिक्स कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि रो एल तो कांस्टेंट ही होता है, रो और ए आई और कांस्टेंट कर ले तो पोटेंशियल एल के बराबर हो जाता है। आपने देखा था इधर कि वो उसके लेंथ के बराबर आ जाता है। तो इसलिए हमको करंट कांस्टेंट बनाते समय, क्योंकि जब भी आप कोई लगाएंगे अपना सेल ईएमएफ, उसकी वजह से इसमें फ्लक्चुएशन होता है। क्योंकि आप ये जब अरेंजमेंट बना रहे थे तो आपने उस समय फिक्स कर लिया था कि भाई हमारी करंट इतनी रहेगी, एक फिक्स अमाउंट कर लिया, ठीक ठाक, कि साहब हमारी इतनी रहेगी, हमारा अरेंजमेंट ऐसा है जो कि आई कैचिंग होनी चाहिए। कोई मतलब नहीं है उसका, लेकिन आई कैचिंग होनी चाहिए कि अगर ए मीटर लगाए तो 2 मीटर हो, 0 पे ना हो, देख ना पाए, ठीक ठाक अमाउंट हो, आप कुछ ना करिए। लैब के पीछे आप देख लीजिए, इसीलिए हम लोग सील कर देते थे, नहीं तो लड़के बड़े बदतमीज थे, पीछे तार निकाल देते, सर हो ही नहीं रहा है, 2 लपड़ मारे खोल के कि ये जो तुम करके, हमने नहीं किया, कहीं तुम्हारे भाई ने तो किया होगा। चलिए सर, मजा आ रही है आज आपको, लैब का आनंद आ रहा है। तो ये आपके पास पोटेंशियोमीटर, जिससे लेंथ निकालनी है, लंबाई नापेंगे, पोटेंशियल मिलेगा, वो ले लिया, और ये अरेंजमेंट बना लिया आई कांस्टेंट। अब क्या करना, पहला काम कि सर पोटेंशियोमीटर बन गया है तो हमें ईएमएफ निकालना है ऑफ ए सेल। कोई आपको सेल मिल गया, कहीं साहब इसका ईएमएफ निकालिए, तो आप क्या करेंगे, सेल ले लेंगे, कहीं सार ये सेल हो गया, और एक सिरा तो आप इससे जोड़ लीजिए। ये आपका ईएमएफ है, सेल है, अननोन है, आपको मालूम नहीं कि ई कितना है। फट से आप कुछ मत कीजिए, एक गैल्वेनोमीटर उठाइए। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है बेटा, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है आपका। एक सिरा यहाँ लगा दिए, एक सिरा यहाँ लगा दीजिए। आपने गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन बताता है, कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस कुछ नहीं। तो आपने एक गैल्वेनोमीटर लिया जिसके आपके पास 2 पॉइंट दिखाई दिए, इसीलिए 2 पॉइंट दिखाई दिए, एक इस ये वाला इससे जोड़ दिया, और जो दूसरा वाला था उसको जॉयस्टिक लेके आप यहां से करने चले। जैसे ही देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, जैसे ही आप जोड़ेंगे ना, ठक ठक, ये जो सुई है वो इधर या इधर भागेगी। आपको बनाना क्या है, इस सुई को देख लीजिए बेहतर तरीके से, क्योंकि अब तो आप लैब में ना गए हैं ना बेचारे इस साल जा पाएंगे। तो जब ये इधर इधर जो होती है भागेगी, और आपको किस पे बनाना है बेटा, 0 पे लाना है।
तो जब आप इधर इधर करेंगे तो सुई यूं 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 भागेगी इसकी, और कहां पे लाना है, जीरो पे लाना है। जिस जीरो पे आ गया आपका काम बन गया। उसको आपने कह दिया सर ये हमारा नल पॉइंट मिल गया। नल पॉइंट मिलने का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं बह रही है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ भाई साहब, यहां से यहां तक लेंथ नाप लेंगे। करंट कब नहीं बहती है? अभी बताया था सुबह सुबह कि जब दो बिंदुओं पे पोटेंशियल बराबर हो जाता है तो करंट नहीं बहती है। Am I right? तो इसका मतलब है कि हमने जब हिलाया डुलाया एक पॉइंट मिला जिसपे करंट गैल्वेनोमीटर नहीं बह रही थी, इसका मतलब सर्किट में करंट नहीं बह रही है, वो आपका नल पॉइंट है। और आपने कहा कि भाई साहब यहां से यहां तक की लेंथ नाप ले, वही पोटेंशियल होगा। लेकिन यहां आपको एक काम और करना पड़ेगा। क्या? कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपकी तो टोटल लेंथ यहां थी। Am I right? तो आपने कहा कि साहब यहां से यहां तक अगर मैंने एल लेंथ का लिया था, ऊपर बना लूं, यहां से यहां तक हमने एल लेंथ का लिया था। अगर हमको लेंथ पर यूनिट, अगर पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ मिल जाए, Am I right? तो जिस भी लेंथ का हमको मिल रहा है, नल पॉइंट कब मिलेगा? जब इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर होगा, तभी तो सर्किट में करंट नहीं बहेगी। करंट ना बहने की कंडीशन क्या है कि भैया दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल बराबर हो। वो पोटेंशियल कब बराबर होगा? जो सेल का जो पोटेंशियल है वो इतनी लेंथ का जो पोटेंशियल है उसके बराबर हो जाएगा, तब सर्किट में करंट नहीं बहेगी। हमको पता होना चाहिए कि इतनी लेंथ का कितना पोटेंशियल होगा। तो उससे पहले आपको एक चीज चाहिए जिसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। आप देखिए, पहले अगर इसको 2 मिनट के लिए भूल जाए तो आपने इस सेल में कितना लगाया था? ई पोटेंशियल लगाया था। हालांकि हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, लेकिन न्यूमेरिकल लगाते समय आपको मिलेगा। उसके बाद आपने कहा कि साहब इन दो पॉइंट पे पूरा सेल ई डैश लग रहा है, लेंथ उसकी एल है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। Am I right? अब आइए इसको खोल लीजिए। ये आपने अरेंजमेंट किया। आपने कहा कि सर यहां पे गैल्वेनोमीटर में नो करंट बह रही है, यानी कि ये आपको नल पॉइंट मिल गया। जब नल पॉइंट मिल जाएगा तो गैल्वेनोमीटर करंट नहीं बहेगी, वरना इधर उधर इसको जॉयस्टिक को यूं लाओगे तो यूं जाएगी, यूं जाओगे तो यूं जाएगी। तो ऐसे सूरत हाल में आपको पोटेंशियल निकालना बहुत आसान है कि साहब कि नल पॉइंट मिल गया है, गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं बह रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि जो ये लेंथ मिल गई है या इन दो पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेल के पोटेंशियल के बराबर हो गया है। और मैंने आपको क्या सिखाया कि आप पोटेंशियल निकालोगे तो लेंथ मिल जाएगी। Am I right? और जब आप ये लगाएंगे ना तो इसकी करंट चेंज होगी। तो जो आपने पहले आपको बताया था कि फिक्स करना था उस पॉइंट पे, तो आप इससे एडजस्ट करके उस पॉइंट पे आप अमाउंट ऑफ करंट को फिक्स कर लेना, बस काम बन गया आपका। पर यूनिट लेंथ का आपको मालूम था, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा कि यार हमको मालूम है कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इतना है, ग्रेडियंट के बराबर है। दिख रहा है? कट तो नहीं रहा है? और कितनी लेंथ का चाहिए आपको? आपने कहा भाई साहब इस पे नल पॉइंट मिल रहा है, यानी इसका पोटेंशियल इस लेंथ के बराबर है, तो आप एल डैश से गुणा कर दीजिए। सिंपल सी बात है, फिर से सीख लीजिए। V इक्वल टू आई आर, जो नए दर्शक आए उनको सिखा दें इतना। ये कांस्टेंट आई को अगर आपने कांस्टेंट कर लिया इसको चेंज करने से, तो किसके बराबर हो गया? लेंथ के बराबर। वो लेंथ आपने निकाल भी ली एक्सपेरिमेंट के द्वारा, लेकिन वो लेंथ नहीं पोटेंशियल है, क्योंकि जब आप अरेंजमेंट बता रहे थे तो ये ईएमएफ लगाए थे आप।
तो आपको पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, यही पूछ लेता है न्यूमेरिकल में और आप गलत कराते हैं। तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, क्योंकि बदमाश से बता देगा रेजिस्टेंस लगा है तो इतना होगा, तो आपको ध्यान देना है कि ए और बी के बीच में ई डैश लग रहा है। यानी अभी तो मान के चल रहे हैं कहीं इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, कहीं कोई सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, इसलिए पूरा पूरा यहाँ पे ए बी के लग रहा है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ आपने निकाल लिया। जितनी लेंथ का आपको निकालना उतनी लेंथ से गुणा कर दीजिए, आपको ईएमएफ ऑफ सेल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि वोल्टेज या ईएमएफ जो है वो एल के बराबर होता है। Am I right? अब आप कहेंगे कि सर ये तो एक सेल का था, निकाल लिया, याद रहेगा, ये ग्रेडियंट हो गया, ये उसकी लेंथ हो गई। Am I right? अब आइए दूसरे एक्सपेरिमेंट के पे चलते हैं। इसमें क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे। ये तो सेम हो गया है और इसको लिखा रहते, इसी क्वालिटी को यूज करेंगे। आपने कहा रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेलों का रेशियो निकालो। क्यों निकालो रेशियो? अभी बताते हैं। क्योंकि बहुत से पैरामीटर खत्म हो जाएंगे, बहुत से पैरामीटर्स खत्म हो जाएंगे तो आपको जो है और एक्यूरेट वैल्यू मिलने लगेगी। इसको कहते हैं कंपेयरिंग ऑफ रेशियो, कंपेयरिंग ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। तो इस तरीके के तरह तरह के नाम है। तो आपने कहा सर ऐसे में जब दो सेल लेने हैं तो हमको दो ले ले। थोड़ा सा अरेंजमेंट को हम यहीं पे कर ले, दिख रहा होगा, इसको मिटाना नहीं चाह रहे हैं। तो आपने एक सेल ले लिया जिसका नाम E1 रख दिया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट ऐसे ही बनाते हैं। दूसरा भी ले लिया, इसको आपने E2 कह दिया। दिख रहा है बेटा? कोई दिक्कत नहीं। अब नल पॉइंट को आप समझ गए। जब आपके गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है तो वो नल पॉइंट कहलाता है। अब आप एक काम कीजिए, दोनों एक साथ तो चलाएंगे नहीं, दोनों का ईएमएफ अलग अलग निकाल लीजिए और उनको भाग कर दीजिए। रेशियो मतलब क्या होता है? डिवाइड, फ्रैक्शन, भाग करना, वो कर लेंगे। तो इसके लिए आप गए लैब असिस्टेंट पास, कहने एक 2 वे की दीजिए, यानी एक बार में एक करेंगे, नहीं कि पहले ये लगाए फिर लगाए। तो आपने कहा साहब एक 2 वे की ले ली, जिसको हम इस तरीके से समझा देते हैं कि उसमें जो है दो परिस्थितियां हो सकती हैं। 2 वे यानी इधर इसकी में दो रास्ते होंगे और इधर एक होगा। तो ये आपने गैल्वेनोमीटर लगाया और ये आपके पास दूसरा सेल है। जो नए दर्शक जुड़े हैं उनको दिखा दें, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट बताती है, अमाउंट नहीं बताती है। बस काम बन गया। एक बार आप इसको जोड़ दीजिए तो कौन जुड़ गए? E1 जुड़ गए। जिस समय यहां पे नो डिफ्लेक्शन होगा, एम आई राइट, तो E1 जुड़ा हुआ है। देखो बेटा, ऐसे सूरत हाल में क्या मिलेगा? अगर यहाँ पे मान लीजिए मिल रहा है, इसको हम C1 कह देते हैं, तो ये जो L1 लेंथ है वो किसका ईएमएफ बताएगी? E1 का। फॉर्मूले में बेटा एक्सपेरिमेंट वही था, ग्रेडियंट आपके पास वही था, तो आपने लिख लिया। दिख रहा है बेटा? E1 बराबर ग्रेडियंट तो एक ही है क्योंकि आपका एक्सपेरिमेंट तो सेम था। और लेंथ क्या मिल गई आपकी बात? L1। ठीक, इसमें भी दिख रहा है। अब आपने एक काम किया कि कौन तोड़े फोड़े, कि 2 वे की ऐसी होती, ठुक इसका जुड़ गया, यूं घुमा दिया तो ये वाली चीज इससे आके जुड़ गई, ये वाली चीज जो है घूमती घूमती आके इससे जुड़ गई। यानी अब कनेक्शन किसके किस में बीच में हो गया? E2 और गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर का एक सिरा इससे जुड़ गया और एक सिरा यहाँ पे चले। मान लीजिए आपने करा और इसका जो हमको नल पॉइंट मिल रहा है वो C2 पे मिल रहा है।
इस अरेंजमेंट का नल पॉइंट C2 पे मिल रहा है। तो कॉमन या आपने लेंथ यहां से नापते थे, मीटर लगा ही रहता था, आपने इसको नाप ली, सपोज ये L2 है, तो L2 है तो यानी इस इतनी लेंथ का पोटेंशियल E2 के सेल के पोटेंशियल के बराबर है, नाप लिया, एग्जैक्ट पोटेंशियल कितना होगा E2। आपने कहा पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, जिसको आप पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, आपको मालूम है, और कितने अमाउंट का चाहिए था L2 का। कभी कभी एक सवाल हमने देखा है, पूछ लेते हैं कि अगर हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है तो मैक्सिमम कितना पोटेंशियल निकाल सकते हो। अरे भैया, यहां से लेके यहां तक की जितनी लेंथ है उतना ही तो आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो उस लेंथ की जो वायर की जो लंबाई है, जितने वायर का बनाया, कहीं साहब हम इतने का जो है निकाल सकते हैं, इतने का जो पोटेंशियल है वो हम निकाल सकते हैं। एम आई राइट? दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हमारे पास जो अरेंजमेंट बना है उसमें एक ईएमएफ सोर्स लगा होगा, एम आई राइट? क्या इससे ज्यादा का हम ईएमएफ सोर्स का पोटेंशियल निकाल सकते हैं? हम कैसे निकाल सकते हो भाई? जितना पोटेंशियल यहां लगा है वही तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ जा रहा है। यानी जो अगर ये L के बराबर रख लें तो E बराबर किसके होगा? E डैश के बराबर होगा। तो जब आपका E जो है, जो आपने सेल लगाया है, वो E डैश से बड़ा होगा तो गैल्वेनोमीटर में आएगा ही नहीं। तो दो बातें ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी बातें ध्यान रखिएगा? एक कि भैया मैक्सिमम कितना होगा, जितना उसका फुल लेंथ का ग्रेडियंट के साथ फुल लेंथ कर दीजिएगा, कहीं इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। अगर कोई ऐसा सोर्स हो जिसका ईएमएफ जो अरेंजमेंट जो आपने लगाया उससे ज्यादा हो, पोटेंशियल निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। इस तरीके का बनाते हैं सवाल। एनीवे, दोनों चीज मिल गई आपको, E1 E2। आपको क्या चाहिए था? रेशियो चाहिए था। तो आपने कहा रेशियो मतलब फ्रैक्शन मतलब भाग, रह गया कितना है? ग्रेडियंट आपने लिख दिया, दूसरा का लिख दिया। मास्टर साहब आपको केवल इतना ही याद दिलाते हैं कि अब E1 बराबर E2 L1 अपान L2, इतना याद रखना है और आप भूल जाते हैं। तो एक बार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर आपको जिंदगी भर ध्यान नहीं रहेगा कि यार ईएमएफ लेंथ पे होता है या किसी और चीज पे होता है, एरिया पे तो नहीं होता। क्यों? जब तक पूरी चीज नहीं जानेंगे तब तक आप थ्योरेटिकल सवाल नहीं निकाल पाएंगे। हमसे लिखवा लीजिए, कल स्टाफ पेपर ले आना, हम लिख गए। तो जाहिर सी बात है, तो आपने देखा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इसी में निकालने में आपको आफत आएगी, क्योंकि अब तो मान के चले पूरा ई यहाँ ड्रॉप हो रहा है, सर्किट में आपको जो है कहीं रास्ते में ड्रॉप करा देगा, उतना अमाउंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा और लेंथ होती है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ग्रेडियंट आ जाएगा। हाँ, ये जरूर है जिस समय इसका ईएमएफ इसके बराबर, इसका ईएमएफ इसके बराबर होगा तो गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन मिलेगा और आपका काम बन जाएगा। तो भाई साहब आपने दो फार्मूले याद कर रखे हैं। कौन कौन से? कि भाई साहब अगर हमको ई निकालना है तो ग्रेडियंट और लेंथ का गुणा कर लेंगे तो किसी सोर्स का हमको ईएमएफ आ जाएगा। दूसरा आपने याद कर रखा है, क्या कर रखा है? E1 अपान E2 इजिकल टू L1 अपान L2। इस पे भी बहुत सिंपल सवाल आ जाते हैं, आप इसको करिएगा। तीसरे के पास पहुंचते हैं क्योंकि हमारे पास समय कम होता चला जा रहा है। तीसरा क्या है कि हमें ईएमएफ निकालना है, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईएमएफ सोर्स निकालना है। तो इसको मिटा दे बेटा, इतना तो दिमाग में बैठ गया होगा। ग्रेडियंट का लेंथ से गुणा कर लो, ईएमएफ आ जाएगा, और E1 E2 L1 अपान L2 देख लिया, नहीं तो पीछे करके आप देख लीजिएगा। तीसरा काम आपको करना है, ग्रेडियंट थोड़ा सा गंदा हो गया इसलिए इसको मिटा रहे हैं, कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल ज्ञात करना है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस, जानते ही है स्मॉल आर,
ऑफ ए सेल। अब इसकी थोड़ी थ्योरी सीख लीजिए, उसको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म कर लेंगे। आपने कहा सर अगर हमारे पास कोई भी चीज सुपर कंडक्टर नहीं होती है, तो अगर हमारे पास एक ईएमएफ सोर्स है तो इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। आपने कहा कि हमको टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ पे जो वोल्टेज होता है इस पॉइंट पे, इसको टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। ये वोल्टेज, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ होगा? सेल के अंदर होगा। अरे बाइक का सेल निकाल के देखना, बैटरी, उसके अंदर पानी आनी होता है और दो प्लस माइनस दो होते हैं, बीच में खूब सारे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी लगे रहते हैं। तो जो पानी अंदर H2SO4 वाला जो डाल रखा है वही रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसी को इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और जो ये प्लस और माइनस है, इस पे जो आप वोल्टेज नापते हैं वो आपका टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत मजा नहीं लेंगे, इम्तिहान पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो भाई साहब टर्मिनल वोल्टेज का आपको मालूम है E = I और R के बराबर होता है। अब इस इक्वेशन पे ज्यादा नहीं करेंगे। हाँ, जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कह रहे हैं कि अगर कोई ईएमएफ सोर्स है, उसमें कोई ना कोई जब उसमें करंट बहेगी, एम आई राइट, उसके बराबर होता है। बल्कि ये कर लो कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो इसके बराबर निकलेगा। इसमें मान लीजिए आई बह रही है, एम आई राइट, तो कोई वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, उतना इससे घट जाएगा, उतना आपको टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगा। लेकिन कोई जरूरी हर बार करंट बहे? अब आप देखिए, आप कह रहे हैं कि व्हेन सर्किट इज ओपन, देखिए थ्योरी से ही लैब अरेंजमेंट बनाए जाते हैं। व्हेन सर्किट इज ओपन, सर्किट ओपन है, क्या ओपन सर्किट में करंट बहेगी? नहीं बहेगी। ओपन सर्किट में करंट नहीं बहती। करंट हमेशा किस में बहती है बेटा? एक क्लोज सर्किट में ही करंट बहती है। ओपन सर्किट में पोटेंशियली मिलता है। यानी कि व्हेन सर्किट इज ओपन, यहाँ कुछ आपने रेजिस्टेंस वाला लगा के रोका नहीं है, तो क्या होगा? करंट जीरो होगी। ऐसे सूरत हाल में इस इक्वेशन को दीजिए, V किसके बराबर होगा? E के बराबर होगा। समझ रहे बेटा? इस समय वोल्टेज जो है ईएमएफ सोर्स के बराबर होगा। एक काम ये कर लेते हैं। कैसे कर लेंगे? आप बड़े आराम से कर लेंगे। कहीं साहब, ये हमारा एक बन गया पोटेंशियोमीटर, एम आई राइट? बन गया भैया। लेंथ नापो वायर की, पोटेंशियल मिल जाएगा। हमने एक सेल लगाया, जिसका ईएमएफ E था। गैल्वेनोमीटर लगाया और ऐसे सूरत हाल में हमको नल पॉइंट यहां मिला। और हमने इसकी लेंथ नाप ली। अभी हमने आपको सिखाया कि लेंथ नापो, ईएमएफ मिलता है, तो आपने कहा सर नापा, हमको L1 मिल गया। यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद इसको निकाल के यहाँ पे अपना एप्लीकेशन लिख लेंगे। तो आपने कहा इसका जो E होगा, ग्रेडियंट को भूल जाते हैं, रेशियो होता है, काम बन जाएगा, कट जाता है। आपने देखा था, जहां आप दो बार करेंगे रेशियो बनेगा, कट जाएगा। तो आपने कहा जो ईएमएफ है वो लेंथ के बराबर है। और देखिए ये इस सर्किट को देखिए, इसको देखिए, ये कहीं कोई क्लोज लॉज है? कुछ नहीं है, केवल इस तरीके से लगा है। यानी कोई करंट नहीं बह रही। जब ये हुआ, ये हो गया, खेल खत्म हो गया। यानी जो ईएमएफ है वो किसके बराबर है? वोल्टेज के बराबर है। यानी V के बराबर लिख सकते हैं, राइट? तो जहां कभी हमको V लिखना होगा, ये वाले सर्किट में V बराबर E होता है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? L1 लिख सकते हैं, राइट? दूसरा केस समझिए। देखिए अरेंजमेंट हो गया, मजा आ गया। दूसरे केस में आप सर्किट को क्लोज कर दीजिए। तो इसी में कर दें, आपने उठा के इसको क्लोज कर दिया।
यानी ये लगा दिया आर, या और अच्छा करो, आर बहुत सारे दिख रहे होंगे, एस लगा दो, शंट कर दो, स्मॉल रेजिस्टेंस से इसको शंट कर दो, जोड़ दो। ये आपका छोटा सा सेल हो गया और आपने स्मॉल रेजिस्टेंस से इसको जोड़ दिया। तो अगर इसमें करंट आई बह रही होगी तो क्या हो रही होगी, इसमें बह रही होगी। Am I right? तो कहना कि when circuit is closed, तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगी, करंट विल फ्लो। जो करंट बह जाएगी तो उस समय आपको क्या मिलेगा, V इक्वल टू आई आर मिलेगा। बल्कि आप एक काम भी कर सकते हैं, ये तो इक्वेशन लगाएंगे। अगर आप देखिए इसमें करंट बह रही है, रेजिस्टेंस ये है, तो यहां से यहां तक का जो टर्मिनल वोल्टेज है, जिसको आप टर्मिनल वोल्टेज कह रहे हैं, वो किसके बराबर होगा भैया, ये जो टर्मिनल वोल्टेज है वो इसके बराबर नहीं हो जाएगा, आई इंटू आर। एक्सटर्नल है, आप निकाल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं इस समय में जो टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है वो हमको आई इंटू आर मिल रहा है, यानी आई इंटू एस के बराबर हो जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग यूज करते हैं और उससे जो है इंटरनल रेजिस्टेंस आर निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपका काम हो गया कि आपने कहा कि साहब जो आपके पास टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा था वो ई के बराबर था, ई इवन हो गया। अब आपने काम किया, केस 2 में एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया एक्सटर्नल, यानी यह वाला काम कर दिया, जिसकी वजह से सर्किट में करंट बहने लगी। यानी ये अरेंजमेंट हो जाएगा। इसकी वजह से देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर का जो नल पॉइंट है, कोई चीज करोगे तो फर्क पड़ता ही है। मान लीजिए यहाँ पे मिल रहा है, जिसको हमने C2 कह दिया, ये आपका C1 था नल पॉइंट और ये आपका C2 हो गया, जिसकी लेंथ आपने निकाल ली L2। क्या लगे ये किसके बराबर होगा, तो आपने कहा V इक्वल टू E माइनस आई आर, और जो इस समय EMF E होगा इस कंडीशन में वो L2 हो गया। Am I right? वो आपका L2 हो गया। बस काम बन गया आपका कि भाई साहब इस केस के अंदर जो आपको मिलेगा वो आपका EMF जो मिल रहा है वो L2 हो गया। Am I right? अब आपने कहा सर हमको मालूम है कि जो V इक्वल टू E माइनस आई आर होता है, और हमको L1 और L2 मिल गए हैं। L1 जो है वो हमको टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है, उस केस में जब सर्किट ओपन है, और उसमें EMF जो है हमको तब मिलेगा जब सर्किट क्लोज होगा, उस समय L2 मिल रहा है। बस इसको यूज कर लीजिए। अब देखिए ये हो गया आपका L1, ये हो गया L2। आई यहां से निकाल दीजिए, आई बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन S हो जाएगा, क्योंकि आपको दिखाया था कि भैया ये सर्किट देखो, ये जो टर्मिनल वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा, इस रेजिस्टेंस में बहने वाली करंट के इनटू आर। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर निकालना। बड़ा आराम से निकाल सकते हैं आप। L2 ये हो गया L1 अपॉन S इंटू आर। काम बन गया आपका। आपको आर निकालना है तो आपने कहा इसको इधर ले आए, कहीं जरा सी हमसे गलती हो रही है, नहीं ठीक है। L1 अपॉन S इंटू आर इधर ले आए, L2 माइनस L1।
V इज इक्वल टू E, ये जो है वो एक्चुअल E के बराबर है, और ये वाली कंडीशन में आपको टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा क्योंकि सर्किट में करंट बह रही है। दिस इज योर V, बस काम बन गया आपका। तो V आपका हो जाएगा L2 और E आपका जो एक्चुअल ईएमएफ है तब मिल रहा है जब करंट नहीं बह रही है। तो पोटेंशियल जो टर्मिनल वोल्टेज है, यानी जो टर्मिनल वोल्टेज है वो एग्जैक्टली E है, और जब ये आपने लगा दिया है तब जो टर्मिनल वोल्टेज है वो E माइनस आई आर है, यानी ये वाली चीज है। बस काम बन गया आपका। इधर आप ले आएंगे इसको, ये L1 माइनस L2, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बनना है। अब आपका काम बन गया, क्योंकि मेरे पास नीचे कट रहा है इसलिए हम यहीं पे लिख रहे हैं R इज इक्वल टू L1 माइनस L2। S जो शंट रेजिस्टेंस है वो उधर चला जाएगा, और जो L1 है वो नीचे आ जाएगा। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, ये याद रख लीजिएगा, बहुत सिंपल बनता है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, जब करंट नहीं बह रही होगी तो ईएमएफ ज्यादा होता है तो सीधे आपको L1 मिलेगा। L1 L2 से बड़ा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई साहब आप जान गए हैं कि जब हमने सर्किट को ओपन रखा, इसको नहीं लगाया, तो टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर था? E के बराबर था। तो हमने कहा भाई साहब उस समय टर्मिनल वोल्टेज हमारा E के बराबर था, ये मिल गया। और जब दूसरे केस में जब हमने इसको लगाया तब टर्मिनल वोल्टेज E माइनस आई आर था, तो आपके पास ये मिल गया, यानी आपका काम बन गया। बल्कि आप ये कह सकते E बराबर इतना, E बराबर, यहां से लिखे बेहतर होगा, जो टर्मिनल वोल्टेज E होगा, E जो है ईएमएफ वो इसके बराबर होगा, V के बराबर L। बस एक इक्वेशन आपको मालूम है, लाइन की वैल्यू आपने धर दी, I आप यहां से निकाल सकते हैं, B अपॉन I, V इज इक्वल टू आई आर, I इंटू एस, और S आपको I निकालना है, B अपॉन S कर दिया, वैल्यू आपको मालूम है, आपने उठा के रख दी, आपका काम बन गया। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा पोटेंशियोमीटर को, जो कि लेंथ नापी और आपको मिल गया। 3 एप्लीकेशन देके ईएमएफ निकाला, फिर उसका ईएमएफ का रेशियो निकाला, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला। बेसिक आप समझ गए हैं, काम करने का तरीका समझ गए हैं। इसको पढ़ लेंगे, दिमाग में रखेंगे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाएगा वो दिमाग से ही निकलेगा। लेकिन 3 फार्मूले हम आपको समराइज कराते, 3 नहीं बल्कि 4, आपका काम तमाम हो जाए। नंबर 1 आपको क्या याद रखना है? पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख ले, PE, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास E डैश अपॉन L था। दूसरा, किसी का ईएमएफ निकालना, ग्रेडियंट इनटू लेंथ। तीसरा आपको था रेशियो निकालना, E1 है तो L1 L2, और चौथा इंपॉर्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस L1 L2 अपॉन L1, ध्यान रखिएगा, इनटू शंट रेजिस्टर। तो ये 4 बातें ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी काबिलियत, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएगा ही आपको, और पूरा अरेंजमेंट के बारे में हम व्हीट स्टोन, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर तक आपको लाए, एक एक चीज बारीकी सिखाई, कहां से उठा के कौन चीज एक्सपेरिमेंट बनाता है उसको भी आपको सिखाया। आनंद आया होगा।